नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे लिखा है गाजा युद्ध फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये वार्निंग दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। इन्होंने सैटरडे तक का टाइम दिया है। इन्होंने जो भी पहले सीज फायर की बातें थी, जो भी शर्तें रखी गई थी, सब बदल दी है। ये कह रहे हैं अब बस सैटरडे तक का टाइम है हमास के पास। हमारे सारे हॉस्टेजेस लौटा दो, नहीं तो फिर से गाजा वॉर हम स्टार्ट कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं कहा कि वॉर देखिए नहीं करनी चाहिए, वॉर गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन करते हुए यह कहा कि देखिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज। धरती पर एक बार को आपको नर्क दिखा देंगे, ऐसी बॉम्बिंग होगी। तो जल्द से जल्द हमास को बोला गया है कि वापस लौटा दो हॉस्टेजेस। नाउ लगता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हमास मानेगा। हमास ने ऑलरेडी, बताया जा रहा है, जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके हिसाब से, हमास ने ऑलरेडी अपने टॉप ऑफिसर्स को यह कह दिया है मोबाइल फोन, पेजर, कुछ केसेस में रेडियो, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट तुम्हारे पास है, इसको त्याग दो, इसको यूज करना बंद कर दो। कभी भी इजराइल फुल स्केल वॉर फिर से स्टार्ट कर सकता है और गाजा पे बॉम्बिंग फिर से शुरू हो सकती है। नाउ अब यहां पे आप पूछोगे मगर अचानक से गाजा में फिर से बॉम्बिंग करने की आवश्यकता क्या आन पड़ी? अचानक से ऐसा हो क्या रहा है? देखिए, यहाँ पे आपको समझना होगा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान क्या है रिगार्डिंग गाजा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल दिया था कि ये गाजा को परचेज कर लेंगे। गाजा में जो भी फिलिस्तीनी लोग बैठे हैं, जो भी वहां पे रहते हैं लोग, उन सबको हटा दिया जाएगा। पूरी गाजा पट्टी को ये समतल कर देंगे, उसको लेवल कर देंगे और फिर गाजा को बनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह। नाउ यहाँ पे ना डोनाल्ड ट्रंप से रिसेंटली फिर से सवाल पूछा गया कि देखिए गाजा को आप खरीदोगे कब और गाजा कितने का बिकेगा, प्राइस क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा कि गाजा की कॉस्ट 200 बिलियन 300 बिलियन डॉलर्स कितनी होगी? ट्रंप ने यहां पर दुनिया को शॉक कर दिया ये कहकर खरीदना नहीं, नहीं, हम खरीदेंगे नहीं गाजा को, हम बस ले लेंगे। गाजा विल बी आर्स, वी आर जस्ट गोइंग टू टेक इट। ऐसी भाषा अगर शी जिनपिंग यूज करे ना, या दुनिया का कोई और लीडर, मतलब व्लादिमीर पुतिन या कोई भी और लीडर यूज कर ले, अगले दिन उस पर टाइटल छाप दिया जाएगा डिक्टेटर, और दुनिया भर की काफी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी उस पर कि देखिए ये आदमी तो बिल्कुल कब्जाना चाहता है धरती को। यहां पर यूएस प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं ओपनली कि खरीदना भी छोड़ो, सीधा सीधा वी आर गोइंग टू जस्ट टेक गाजा, और जो भी यहाँ पर लोग हैं इनको हम खदेड़ देंगे और इनको वापस आने का कोई हक नहीं होगा। जो फिलिस्तीनी लोगों को गाजा से हटा दिया जाएगा वो वापस नहीं आएंगे। और ये जो छोटी सी क्लिप है, जेन्युइनली मैं चाहता हूं आप देखें। आपने कभी सोचा नहीं होगा लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, जिसको काफी बार कहा जाता है टाइटल में, वो ऐसी बात ओपनली कह सकता है। You've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that There's no reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. ना अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि कल को कोई भी देश इस तरीके से ना किसी भी पीस ऑफ लैंड को बस छीन सकता है। अगेन मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए ऐसा लग रहा है कि आप गाजा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। देखिए, मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट सिर्फ एक ही कंट्री के वेलफेयर में है, वो है हमारा प्यारा भारत। बाकी और जगह मैं बस एक ऑब्जर्वर हूं, मैं बस देख रहा हूं कि हो क्या रहा है। और साफ साफ मैं आपको ये बता दूं, गाजा में जो हो रहा है ना, इससे एक टेम्पलेट बन जाएगी, एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि अब जब यूएस ये सब कर सकता है तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जो एक देसी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर है वो जो मर्जी करेगा, वो एग्जाम्पल सेट होना ना छोटे देशों के लिए बहुत डेंजरस है। हमारा देश तो झेल जाएगा, बड़ा देश है, न्यूक्लियर वेपन्स है, स्ट्रांग आर्मी है, मगर जो छोटे देश है दुनिया में बहुत सारे, वो सडनली मैं आपको बता दूं खतरे में आ चुके हैं। क्योंकि कल को कोई भी बड़ा देश इस तरीके से एक आबादी को स्ट्रिप करके पूरा इलाका कब्जा सकता है, और उस देश पर जो भी आप कह लीजिए जेनोसाइड, एथनिक क्लेंजिंग, इस सब के आरोप लगते रहे, किसी को कोई परवाह होगी नहीं ना। एक बात मैंने यहाँ पर और नोट करी है, अमेरिकन मीडिया ने ना अब एक और लाइन ये पकड़ ली है, इन्होंने जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया है कि यूएसए को गाजा में जो भी अभी लोग रहते हैं इनको अपने घरों से खदेड़ना कितना इंपॉर्टेंट है, गाजा में जो भी फिलिस्तीनी लोग हैं इनको हटाना कितना इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं। रिसेंटली एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने लाइव टीवी पर यह बात बोली है। ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल। But this population
in Palestine is hostile, it's uneducated, it's even more radicalized than they were at the beginning of this. I mean, now they have no homes at all. They're even more hateful of the Israelis. And their birth rate is explosive. The average Palestinian woman has 5.5 babies. The average Israeli woman has only 2.5 babies. So demographically, they're a threat, not to mention the national security threat. There is no way you can have these two peoples living side by side. बहुत बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे इस जर्नलिस्ट ने। और आप देखोगे अमेरिकन मीडिया में कई जगह ये बात दोहराई जा रही है कि यूएस जो कर रहा है ना, इसका रीजन ये है, इनके हिसाब से, अमेरिकन के हिसाब से, इजराइल के लोग बड़े सभ्य हैं और जो ये फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में लोग रहते हैं ये काफ़ी नफरत से भरे हैं और ये अब रेडिकलाइज भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आबादी है ये लोग भी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जो उन्होंने बताया कि फ़िलिस्तीन में जो एक एवरेज महिला है वो 5 बच्चों को जन्म देती है, जबकि इजराइल में ऑन एवरेज आप अगर देखो तो 2-2.5 के आसपास बच्चों को पैदा किया जा रहा है। तो गाज़ा की आबादी बहुत जल्द बढ़ रही है, ये लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं और ये लोग कल को इजराइल पे फिर से अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब तर्क देकर अमेरिकन मीडिया अब जस्टिफाई कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन को कि क्यों ट्रंप का जो प्लान है कि सीधा गाजा पे कब्जा कर लो, यहाँ पे फिलिस्तीनी जो लोग हैं इनको खदेड़ दो और फिर जो भी यूएस यहाँ पे करना चाहेगा वो सब करेगा। ये प्लान इवेंचुअली एग्जीक्यूट करने के लिए ना इजराइल को फिर से बॉम्बिंग करनी होगी, क्योंकि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, देखिए ये तो बोलना पड़ेगा, कोई अपना देश, कोई अपनी ज़मीन धरती अपनी मर्जी से छोड़ता नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, वैसे ही 1 साल तक इजराइल ने जिस टाइप की बॉम्बिंग करी थी गाजा में, जिन लोगों के पास भी थोड़ा बहुत पैसा था ना, साधन थे, वो इजिप्ट में भाग गए हैं। बाकी जो कुछ लोग बचे हुए हैं ना, उनमें से कई लोगों का खास ही प्रेम होगा गाजा के प्रति कि मेरे परदादा यहाँ पे रहते थे, हमारी ज़मीन है, हम कब से यहाँ पे रह रहे हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इनको देखिए खदेड़ने के लिए इजराइल एक बड़ा ऑपरेशन करेगा और अगेन हमास के ऊपर है। अगर हमास सारे हॉस्टेजेस जल्द से जल्द छोड़ देता है, उसके बाद भी हमास को देखना होगा कि इजराइल क्या ये बोल देगा कि ठीक है हॉस्टेजेस तो आ गए, फिर भी हम चलो ट्रंप के कहने पर हमें पूरे गाजा पट्टी को लेवल तो करना ही है, समथल करना ही है, तो फिर से वॉर स्टार्ट कर दो। तो देखिए इससे पूरे मिडल ईस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बढ़ेगी। हो सकता है कि कई अरब कंट्रीज़ इसका विरोध भी करे। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया क्या करेगा इस सब को लेकर, सऊदी अरेबिया ये सब अलाउ करेगा? देखिए सऊदी अरेबिया से 2 टाइप की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने रिसेंटली इनके बहुत ही छोटे लेवल के ऑफिशियल को ये बोलते हुए सुना था कि अगर किसी को हटाना है तो इजरायली लोगों को हटाओ, ट्रंप को ये करना चाहिए कि ग्रीनलैंड कब्जा ले, ग्रीनलैंड में इजराइल के लोगों को ले जाए। एक बहुत ही छोटे सऊदी ऑफिशियल ने ये बोल दिया था। बाकी जो टॉप लेवल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस है। सऊदी अरेबिया तो प्लान कर रहा है कि $600 बिलियन जो इन्होंने ऑयल बेच के कमाए हैं, ये इन्वेस्ट कर देंगे ये यूएसए में। और तो और आपने रिसेंटली देखा होगा सऊदी अरेबिया ने जो अपना प्लान था ब्रिक्स को ज्वाइन करने का, ये भी कैंसिल कर दिया है, या फिर मैं कहूँ ठंडे बक्से में डाल दिया है। तो लगता नहीं है सऊदी अरेबिया कुछ ज़्यादा यहाँ पे इशू उठाएगा। ईरान हो सकता है कि इसको लेकर कुछ करने की कोशिश करे, बट अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। वो ईरान जो हमास के हेड की डेथ के बाद बिल्कुल आप कह लीजिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मिसाइल बरसाने स्टार्ट कर दिए थे इजराइल पर, क्या वो ईरान चुप रहेगा जब गाजा में लोगों को खदेड़ा जाएगा और गाजा यूएस कब्जा लेगा हमेशा के लिए? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों यूएस ने लगातार कोशिश करी है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ना बना पाए जो कभी भी इजराइल को हिट करे। इंडिया को हिट करे ना करे उससे उनको चिंता है नहीं, बट इजराइल को हिट करने वाले मिसाइल पाकिस्तान ना बना पाए, इसको लेकर यूएस इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? आई बिलीव बहुत सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इवेंटफुल रहने वाले हैं। मैंने आपको 1 साल पहले बताया था, अब जो इजराइल कर रहा है ना, इससे नक्शे बदलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि रन ऑफ द मिल के ठीक है, यूजुअली जो चीज़ें होती हैं वही हो जाएगी। इस बार जेन्युइनली इजराइल एक ग्रेटर इजराइल की तरफ देख रहा है और गाजा को कब्जा लेना उसका पहला स्टेप होगा। बहुत से इवेंट्स होने वाले हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं जो ऑब्वियसली आएंगी, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली आपसे सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस तारीख को डिक्लेयर कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका डे? देखो आपको पता होगा गल्फ ऑफ अमेरिका यूएसए के पास, एक्चुअली गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है उसको। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका नाम बदल के कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका।
गूगल को भी प्रेशराइज किया और गूगल मैप्स में भी अब ये नाम बदल चुका है। नाम देखो हमारे यहाँ भी बदलते हैं हम लोग, मगर नाम बदलने के बाद हम डे अनाउंस नहीं करते कि चलो नाचो। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने लिटरली जो गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोल दिया और फिर ये भी बोल दिया कि हर साल अमेरिकन सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे, क्योंकि इस दिन ट्रंप ने वापस इस जगह का नाम चेंज कर दिया था। तो बताइए किस दिन को अब यूएस सेलिब्रेट करेगा एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: 9 फरवरी, 20 जनवरी, 15 मार्च या फिर 15 अप्रैल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए कई लोग पूछते हैं काफ़ी बार कि मैं कौन सा स्किल सेट अक्वायर करूं, मुझे अपने करियर में तरक्की करनी है, ज़्यादा कमाना है, एक्चुअली कमाना शुरू करना है, ग्रेजुएशन कर ली है, अभी तक लाइफ में कुछ कमा नहीं पाया, पहली जॉब स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू। कंपटीशन बहुत है जॉब मार्केट में। आप कहीं भी गूगल सर्च कर लीजिए। अगेन ये कोई आर्टिकल, कोई एडवर्टीजमेंट का नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल रिपोर्ट ऑफ अ रिसर्च। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्ट्रॉन्ग डिमांड है फॉर स्किल सेट्स इन डेटा एनालिटिक्स, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जहां पर जॉब्स ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिटिक्स, अगर लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं, करियर जर्नी अपनी कहां से शुरू करूं, आई सजेस्ट आप डेटा एनालिटिक्स में एक करियर ट्राई करिए। ये एक ऐसी फील्ड है आज के समय जहां पर यूएस, यूरोप, जापान, दुनिया भर में लगातार जॉब्स बनती जा रही हैं। और करियर 247 इन पार्टनरशिप विद NASSCOM, NASSCOM जैसे आप लोग जानते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। ये भारत का सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। हम आपके लिए लाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो आप घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं और बिल्कुल इस कोर्स के बेसिस पे आपकी जॉब भी लग सकती है। कई लोग हैं जो इस कोर्स को कंप्लीट करके ऑलरेडी अपनी जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। मोर देन 60-70 जो हमारा स्टार्टिंग का बैच था, इट वाज अराउंड 85 स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली जॉब ऑफर मिल चुकी है, कईयों को 2 से 3 जॉब ऑफर्स आई हैं। और इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स में लगातार आपके पास नौकरियां बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, ना सिर्फ भारत में, दुनिया भर में। और एवरेज सीटीसी यहाँ पे रहता है 8 लाख रुपए साल के। हाईएस्ट सीटीसी ऑफ कोर्स 32-33 लाख रुपए साल के भी जा सकते हैं। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आप साथ साथ में कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करते हैं। जो टूल्स हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में ये आपके सामने है। SQL, एक्सेल, पांडास, Amazon वेब सर्विस, पावर BI, इन सब का आपको प्रॉपर मास्टर बना दिया जाएगा। यू विल लर्न ऑल दीज टूल्स। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस क्लास हो गई आपके सामने और आप देख रहे हो अच्छा ठीक है मैं डेटा एनालिस्ट बन गया। हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवाएंगे ताकि जो नॉलेज आपको आ रही है उसको यूज कैसे करना है वो भी आप सीख पाए। आप वर्ल्ड बैंक डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होगा, इस पे काम करेंगे। वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट होगा, बाइक रेंटल डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट होगा, ताकि आप जेन्युइनली समझ पाएं कि किस तरीके से आपको अपना ज्ञान इस्तेमाल करना है एक एक्चुअल जॉब में। साथ ही साथ देखिए ये कोर्स परचेज करते ही 200 से भी ज्यादा स्किलिंग कोर्सेज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप घर बैठ के पाइथन, C++, गिटहब, वेरियस स्किलिंग कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। जितना ज्ञान आप जरा प्राप्त करेंगे, जितना अपने हुनर को आप निखारेंगे, इवेंचुअली उतना आप कमा सकते हैं, उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा करियर है जिसके बारे में बिल्कुल आप लोग सोच सकते हैं। नंबर्स को लेकर इतना नर्वस नहीं होते आप। आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई डोंट थिंक यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस अगेन। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेंज योर लाइफ विद आवर डेटा एनालिटिक्स कोर्स, एनरोल नाउ। लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और उसके बाद यहाँ पे अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं, नाम, ईमेल, नंबर, कॉलेज नेम अगर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे कर सकते हैं क्लिक। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिटिक्स एस्पिरेंट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।